आज हम शरीर के एक ऐसे छुपे हुए नेटवर्क की बात करेंगे जिसके बिना मतलब हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। हमारी धमनियां यानी आर्टरीज, सोचिए ये हमारे शरीर की वो हाई प्रेशर पाइपलाइनें हैं जो दिल से ताज़ा खून, ऑक्सीजन वाला खून हर एक कोशिका तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से हम आज शरीर के अंदर एक रोड ट्रिप पे निकलने वाले हैं। बहुत दिलचस्प सफर है ये। और देखिए हमारी जो जानकारी का स्रोत है ना, जी। वो एक बहुत ही डिटेल्ड मतलब बहुत गहरी एनाटॉमी की किताब है। उसमें इन धमनियों के पूरे रास्ते, उनके नक्शे कमाल के दिए हुए हैं। हाँ, वो विजुअल्स बहुत मदद करते हैं समझने में। तो आज हम इसी नक्शे को फॉलो करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र दिल से कैसे शुरू होता है और शरीर के मेन हिस्से से गुजरते हुए ये कैसे हमारे हाथों की उंगलियों और पैरों के अंगूठों तक पहुंचता है। चलिए शुरू करते। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल, और ये सफर शुरू होता है दिल से, जो हमारा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है। यहाँ से दो बहुत बड़ी मेन पाइपलाइनें निकलती हैं। दो? मुझे लगा एक ही होती है। नहीं, दो होती हैं। एक है पल्मोनरी ट्रंक और दूसरी है शरीर की सबसे बड़ी धमनी, एओर्टा। खून के बंटवारे की पूरी कहानी मतलब यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो शरीर के सेंटर यानी हमारे धड़ से शुरू करते हैं। आपने पल्मोनरी ट्रंक का नाम लिया, लेकिन सच कहूं तो एओर्टा के बारे में तो सबने सुना है। हाँ, वो ज्यादा मशहूर है। पल्मोनरी ट्रंक इतना मशहूर क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के दो अलग-अलग सर्किट्स को समझने में मदद करता है। अच्छा। पल्मोनरी ट्रंक इसलिए खास है क्योंकि ये शरीर की इकलौती बड़ी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती है। ओह, धमनी और डीऑक्सीजनेटेड खून, ये तो उल्टा है। जी बिल्कुल, इसका काम पूरे शरीर में सप्लाई देना नहीं है, ये एक तरह की स्पेशल ड्यूटी पर है। स्पेशल ड्यूटी मतलब इसका एक ही काम है, दिल के दाहिने हिस्से से वो खून लेना जो पूरे शरीर से इस्तेमाल होकर वापस आया है और उसे सीधे फेफड़ों तक पहुंचाना। ये फेफड़ों के लिए एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे की तरह है। अच्छा, सिर्फ फेफड़ों के लिए? हाँ, वहाँ खून में फिर से ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वो खून दिल में वापस आता है। इसका रास्ता भी छोटा सा है। कितना? दिल के दाहिने वेंट्रिकल से निकलकर बस लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर जाती है और फिर दाईं और बाईं पल्मोनरी धमनियों में बटकर अपने अपने फेफड़े में चली जाती है। इसीलिए ये उतनी चर्चा में नहीं रहती। समझ गया। तो अगर पल्मोनरी ट्रंक फेफड़ों के लिए एक प्राइवेट रोड है, तो फिर पूरे शरीर के लिए जो मेन नेशनल हाईवे है, एओर्टा। हाँ, एओर्टा, उसकी कहानी क्या है? वो कहाँ से शुरू होती है और उसकी बनावट कैसी है? एओर्टा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हाईवे है। इसका सफर दिल के बाएं वेंट्रिकल से शुरू होता है, जहां से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर के लिए निकलता है। ठीक है। इसके सफर को हम समझने के लिए 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ता हुआ। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जो दिल से निकलकर सीधा ऊपर की ओर उठता है। फिर आता है एओर्टिक आर्च, जहां ये एक बड़े से मेहराब या यू टर्न की तरह घूमता है। एक मिनट, ये एक मेहराब की तरह क्यों मुड़ती है? मतलब सीधा नीचे क्यों नहीं चली जाती? इस मोड़ का कोई खास कारण है क्या? बहुत बढ़िया सवाल। ये मोड़ एक शानदार डिजाइन है। देखिए, शरीर को खून नीचे धड़ और पैरों की तरफ तो भेजना ही है, हाँ, लेकिन साथ ही ऊपर दिमाग, गर्दन और हाथों को भी तो सप्लाई देनी है। सही बात है। तो ये आर्च या मेहराब एक तरह का विशाल फ्लाईओवर या इंटरचेंज है, जहां से ऊपर जाने वाली गाड़ियों के लिए रास्ते निकलते हैं। अगर ये सीधी होती तो ऊपर खून भेजना बहुत मुश्किल और कम एफिशिएंट होता। समझ गया। तो ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसा है। तो इस आर्च से ऊपर की तरफ कौन-कौन से रास्ते निकलते हैं? इस इंटरचेंज से 3 बड़े एग्जिट है। पहला है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक, बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, ये एक छोटी मोटी धमनी है जो तुरंत 2 और रास्तों में बट जाती है। एक हमारे दाहिने हाथ के लिए और दूसरा हमारे सिर और गर्दन के दाहिने हिस्से के लिए। अच्छा, 1 से 2? जी, इसके बाद दूसरा और तीसरा एग्जिट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन धमनियों का। ये दोनों सीधे गर्दन के बाएं हिस्से और बाएं हाथ के लिए खून लेकर जाती हैं। वाह! तो इस एक आर्च से सिर, गर्दन और दोनों हाथों का इंतजाम हो जाता है। ये तो बहुत ही कुशल डिजाइन है। ठीक है, तो आर्च से घूमकर एओर्टा नीचे की तरफ उतरना शुरू करती होगी। बिल्कुल। आर्च के बाद शुरू होता है इसका तीसरा हिस्सा, डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, जो हमारी छाती से नीचे उतरता है। थोरैसिक मतलब छाती वाला हिस्सा? सही,
और फिर जब ये डायाफ्राम को पार करके पेट में दाखिल होती है तो इसका चौथा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है एब्डोमिनल एओर्टा। अच्छा, पेट में? हाँ, और पेट में पहुंचते ही ये एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह काम करना शुरू कर देती है। जिम्मेदार मैनेजर? वो कैसे? वो ऐसे कि पेट में हमारे शरीर के सबसे जरूरी प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, पाचन तंत्र, किडनी वगैरह। तो एओर्टा सबसे पहले इन जरूरी अंगों को खून सप्लाई करती है। ये एक तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिलचस्प है। तो सबसे पहले सप्लाई किसे मिलती है? सबसे पहले ये सीलियक ट्रंक नाम की एक छोटी पर बहुत मजबूत ब्रांच भेजती है। सीलियक ट्रंक? जी, जो पाचन के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों पेट, लिवर और स्प्लीन को खून देती है। इसके बाद ये हमारी आंतों के लंबे नेटवर्क का ख्याल रखती है। अच्छा। इसके लिए 2 और बड़ी धमनियां निकलती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंटेरिक धमनियां। ये हमारी छोटी और बड़ी आंतों को पोषण देती हैं। ये तो कमाल है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इतनी सारी बड़ी बड़ी ब्रांच एक साथ निकलने से मेन पाइपलाइन में प्रेशर कम नहीं हो जाता? शरीर इसे कैसे मैनेज करता है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। शरीर का डिजाइन अद्भुत है। एओर्टा की दीवारें बहुत मोटी और लचीली होती हैं, जो दिल के हर पंप के साथ फैलती और सिकुड़ती हैं। ओह, इलास्टिक होती है? जी, ये लचीलापन प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही हर ब्रांच के निकलने की जगह और एंगल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहाव में कम से कम रुकावट आए। समझ गया। इसके बाद नंबर आता है हमारे शरीर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स का, यानी किडनियों का। एकदम सही। दोनों तरफ एक एक रीनल धमनी निकलती है जो सीधे हमारी किडनियों में जाती है। ठीक है। फिर आती हैं गोनाडल धमनियां, जो पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज तक खून पहुंचाती हैं। और आखिर में कमर के पास पहुंचकर ये मेन हाईवे खत्म हो जाता है। खत्म? हाँ, और 2 बराबर सड़कों में बट जाता है। इन्हें कॉमन इलियाक धमनियां कहते हैं। यहीं से पैरों का सफर शुरू होता है। वाह, मतलब एक मेन हाईवे से शहर के हर जरूरी हिस्से के लिए रास्ते निकाल दिए गए। चलिए अब इन कनेक्शनों को फॉलो करते हैं। से खून हमारी उंगलियों की नोक तक कैसे पहुंचता है? इसका रास्ता भी बड़ा तार्किक है। जैसा हमने बात की, हाथ के लिए जो धमनी निकलती है वो है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन? ये हमारी कॉलर बोन के नीचे से गुजरती है। जैसे ही ये बगल यानी आर्मपिट के इलाके में पहुंचती है, इसका नाम बदल जाता है। अच्छा, तो ये नामकरण बस ज्योग्राफी के हिसाब से, मतलब धमनी वही है, बस उसका पिन कोड बदल गया। एकदम सही। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है वो एक ही धारा। दिलचस्प। तो बगल में इसे एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं, और जैसे ही ये धमनी बांह के ऊपरी हिस्से में आती है, ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। ब्रेकियल आर्टरी? अरे ये नाम तो सुना हुआ है। ये वही है ना जिस पर डॉक्टर ब्लड प्रेशर मापने वाला कफ बांधते? बिल्कुल। आपका ब्लड प्रेशर इसी ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है, क्योंकि यहाँ त्वचा के काफी करीब होती है और आसानी से दबाई जा सकती है। अब ये धमनी जब कोहनी के पास पहुंचती है तो ये आगे 2 रास्तों में बढ़ जाती है, रेडियल और अल्नार धमनियां। रेडियल और अल्नार? जी, ये दोनों कलाई तक साथ साथ चलती हैं। रेडियल धमनी अंगूठे की तरफ होती है और अल्नार छोटी उंगली की तरफ। और रेडियल धमनी से तो हम सब वाकिफ हैं। ये वही जगह है जहां हम कलाई पर अपनी नब्ज या पल्स महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि ये पाइपलाइनें हमारे कितने करीब से गुजर रही हैं। जी, और यहाँ हथेली में पहुंचकर डिजाइन और भी ज्यादा शानदार हो जाता है। वो कैसे? ये दोनों धमनियां अलग अलग खत्म नहीं होती। ये आपस में जुड़कर 2 मेहराब या आर्च बना लेती हैं, सुपरफेशियल और डीप पाल्मर आर्च। ये एक लूप जैसा नेटवर्क है। लूप क्यों? इसका क्या फायदा है? इसका फायदा जबरदस्त है। इसे कहते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस? सोचिए, अगर आप कोई भारी चीज उठा रहे हैं या आपकी कलाई किसी अजीब एंगल पर मुड़ी हुई है, जिससे एक धमनी, मान लीजिए रेडियल, पर दबाव पड़ रहा है और उसमें खून का बहाव कम हो गया है, तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा या उसमें खून की कमी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्नार धमनी उस लूप के जरिए पूरी हथेली और उंगलियों को खून पहुंचाती रहेगी। अरे वाह! ये शरीर का अपना बैकअप पावर सिस्टम या प्लान बी है। शरीर ने पहले से ही चोट लगने या ब्लॉकेज होने का अंदाजा लगाकर ये डिजाइन तैयार किया है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये तो सच में शानदार है। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने हर संभावित समस्या का हल पहले से ही सोच रखा है। चलिए अब इस रोड ट्रिप को आखिरी मंजिल तक ले चलते हैं।
आपने बताया था कि एब्डोमिनल एओर्टा 2 कॉमन इलियक धमनियों में बढ़ जाती है, तो यहाँ से पैरों तक का रास्ता कैसा है? तो दोनों कॉमन इलियक धमनियां कुछ इंच नीचे जाकर फिर से दो रास्तों में बढ़ती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक धमनियां। इंटरनल और एक्सटर्नल? जी, इंटरनल इलियक धमनी पेल्विस के अंदर के अंगों जैसे ब्लैडर वगैरह को सप्लाई करती है, और एक्सटर्नल इलियक धमनी पैर के मेन हाईवे की तरह सीधी नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ भी नाम बदलने वाला सिलसिला जारी रहता होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही एक्सटर्नल इलियक धमनी जांग के हिस्से में दाखिल होती है, ये फेमोरल आर्टरी बन जाती है। फेमोरल आर्टरी ये जांग की मुख्य धमनी है। ये भी त्वचा के काफी करीब होती है, और इमरजेंसी में डॉक्टर यहाँ भी पल्स चेक कर सकते हैं या यहाँ से शरीर में कैथेटर डाल सकते हैं। क्या इसकी भी कोई बड़ी सहायक ब्रांच होती है जैसे हाथ में थी? हाँ, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी शाखा होती है जिसे डीप फेमोरल आर्टरी कहते हैं। मेडिकल भाषा में प्रोफंडा का मतलब ही गहरा होता है। अच्छा। तो इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये जांग की गहरी मांसपेशियों जैसे हैमस्ट्रिंग्स तक पोषण पहुंचाती है, जबकि मुख्य फेमोरल धमनी सतह के ज्यादा करीब रहती है। ठीक है। अब ये फेमोरल धमनी जांग से नीचे उतरती है और जैसे ही घुटने के पीछे पहुंचती है, इसका नाम फिर बदल जाता है। अच्छा। घुटने के पीछे की इस जगह को पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं, इसलिए यहाँ ये पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। जैसे घुटने के पीछे के एक सुरंग से गुजर रही हो। बिल्कुल। और इस सुरंग से निकलते ही घुटने के ठीक नीचे ये धमनी फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल धमनियां। एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे वाली? एकदम सही। एंटीरियर धमनी टांग के अगले हिस्से से नीचे जाती है और पोस्टीरियर पिंडली की मांसपेशियों के बीच में से गुजरती है। और ये दोनों मिलकर हमारे पंजे तक पहुंचती हैं। क्या पंजे में भी हाथ की तरह कोई बैकअप सिस्टम होता है? जी हाँ, हाथ की तरह ही यहाँ भी ये धमनियां आपस में मिलकर एक नेटवर्क और आर्च बनाती हैं, ताकि पंजे की हर उंगली और हर हिस्से तक खून की सप्लाई हर हाल में सुनिश्चित हो सके। एंटीरियर टिबियल धमनी पैर के ऊपरी हिस्से पर डॉर्सैलिस पीडिस धमनी बनाती है। ये वही जगह है जहाँ पैर के ऊपर आप अपनी नब्ज महसूस कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने कोशिश की है, मिलती नहीं आसानी से। हाँ, मुश्किल होता है। ये नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि चलते दौड़ते समय जब पंजे पे दबाव पड़ता है तब भी सर्कुलेशन बना रहे। तो अगर हम इस पूरी रोड ट्रिप को संक्षेप में देखें तो कहानी एक सेंट्रल पंप यानी दिल से शुरू होती है, जो खून को एक मोटे नेशनल हाईवे मतलब एओर्टा पर भेजता है। ये हाईवे एक बड़े इंटरचेंज एओर्टिक आर्च से गुजरता है, जहां से ऊपर के शहरों यानी सिर और हाथ के लिए रास्ते कटते हैं। बिल्कुल। फिर हाईवे नीचे आता है और रास्ते में पड़ने वाले जरूरी इंडस्ट्रियल एरिया मतलब पेट के अंगों को सप्लाई देता है। और आखिर में ये 2 स्टेट हाईवे इलियक धमनियों में बंटकर अपने अपने पैरों की आखिरी गली तक पहुंच जाता है। क्या बढ़िया सारांश है। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम के पीछे का तर्क है एफिशिएंसी और सुरक्षा। बड़े ट्रंक से छोटी शाखाओं में बंटना ये सुनिश्चित करता है कि हाई प्रेशर बहाव को धीरे धीरे नियंत्रित करके हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाए। ये एक ऐसा कुशल वितरण नेटवर्क है जो बिना रुके बिना थके हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करता है। सच में अविश्वसनीय। ये पूरा सिस्टम इतना परफेक्ट और पहले से तय लगता है। लेकिन इससे एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर इस हाईवे पर कहीं कोई बड़ी रुकावट आ जाए, जैसे कोई धमनी किसी चोट या बीमारी की वजह से ब्लॉक हो जाए, तो क्या होता है? क्या शरीर के पास इसके लिए भी कोई कंटिंजेंसी प्लान है? यही तो हमारे शरीर की सबसे खास बात है। जब कोई मुख्य रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो शरीर अक्सर उसके आसपास छोटी छोटी नई रक्तवाहिकाएं बनाकर एक वैकल्पिक रास्ता यानी कोलैटरल सर्कुलेशन बना लेता है। कोलैटरल सर्कुलेशन? जी, ये गूगल मैप्स के ट्रैफिक जैम दिखाने पर आपको एक पतली गली से निकालने जैसा है। वाह, क्या उदाहरण है। ये हमारे शरीर की अनुकूलन क्षमता और खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक जिंदा और लगातार खुद को एडजस्ट करने वाला सिस्टम है।